हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक और न्यू वीडियो लाया हूँ लॉज ऑफ मोशन सीरीज़ में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ जूडो फोर्स। जूडो फोर्स क्या होता है, कहाँ अप्लाई करते हैं और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा इसके अंदर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो हमने पहले मोशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, मोशन इन प्लेन में। तो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले तो ये जो कंसेप्ट है जूडो फोर्स का, ये हम सीबीएसई में कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जिसके अंदर आपको ये अप्लाई करना पड़े। तो इसका जो मेन रोल होता है इस कंसेप्ट का, वो होता है जो एंट्रेंस के क्वेश्चंस होते हैं, जो जेईई और नीट में आते हैं, उनके अंदर ही आप इसमें मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई में ऐसे कम क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, सीबीएसई में एनसीईआरटी में इस कंसेप्ट का कोई जिक्र नहीं करा हुआ, तो आप वहाँ ना ही लगाए तो बेहतर है, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं सीधा एंट्रेंस के क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो ये क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ये एक फ्रेम है, इट इज़ अ फ्रेम इन विच एन ऑब्जर्वर सिट्स एंड मेक्स द ऑब्जर्वेशन। यानी कि आप जैसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक फ्रेम है, जैसे किसी पिक्चर की एक फ्रेम होती है और उस फ्रेम के अंदर ही, उस पिक्चर के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, सारे इवेंट्स उसी के अंदर होते हैं। ठीक है, वैसे जब हम फिजिक्स में कोई भी इवेंट स्टडी करते हैं तो हमें एक फ्रेम चाहिए होता है जिसके अंदर हम सारे अपने ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है या कुछ भी सिचुएशन दी जाती है सॉल्व करने के लिए, तो हम एक फ्रेम इमेजिन करते हैं जिसके अंदर हमारा वो इवेंट हो रहा होता है और उसी के अंदर फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कई बार कि जैसे एक ही क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग फ्रेम हो, तो आपको चूज़ करना पड़ सकता है आप किस फ्रेम से उस सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि दोनों फ्रेम से हो सकता है कि वो सिचुएशन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको जैसे फ्रेम रेफरेंस को मैं और एक्सप्लेन करूं, तो आपको ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए फ्रेम के अंदर जो है ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम यानी कि जो हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, जिसके ज़रिए हम किसी भी पॉइंट की मेजरमेंट कर सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे है, लोकेशन बता सकते हैं। या फिर हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका कितना डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये मेज़र करने के लिए हमें कार्टेशियन सिस्टम चाहिए होता है, उसकी पोजीशन निकालने के लिए, ट्रैक करने के लिए उसको। और दूसरा में चाहिए होता है क्लॉक, जो कि उस फ्रेम के साथ हम अटैच कर देते हैं। मतलब जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल रहे हैं किसी फ्रेम के अंदर, जैसे क्वेश्चन दिया है कि एक बॉडी ए से बी पे जा रही है, तो आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जिसके लिए आपको पोजीशन चाहिए होगा, वो तो हम कार्टेशियन सिस्टम से निकालेंगे उसके कोऑर्डिनेट से। और दूसरा हमें टाइम चाहिए होगा, डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम टाइम वेलोसिटी होती है, तो टाइम निकालने के लिए हमें क्लॉक भी चाहिए, हमें ट्रैक करना पड़ेगा टाइम को भी कि कितना टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है। तो दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, स्पेस मेजर करने के लिए कार्टेशियन सिस्टम और टाइम मेजर करने के लिए क्लॉक। तो इस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दोनों ही चीज़ें जिसके अंदर होती हैं। अब इसके बाद में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स देख लेते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल क्या होता है? तो अगर आपका जो फ्रेम है जिसके अंदर आप ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, अगर वो फ्रेम रेस्ट पे है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो या तो फ्रेम आपका रुका हुआ हो, रेस्ट पे हो, या वो फ्रेम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, जो सबसे कॉमन फ्रेम हमारा होता है। और एक होता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसके अंदर जो हमारा फ्रेम होता है वो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर उस फ्रेम पे कोई नेट फोर्स लग रहा होगा और वो किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा, ऐसे फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल। और ये जो कंसेप्ट है हमारा जूडो फोर्स का, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के लिए ही है। इनर्शियल फ्रेम में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ हम अप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि न्यूटन के जो लॉज हैं, जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ के बारे में, जो आपको ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस के। तो जो न्यूटन के लॉज हमने पढ़े हैं वो सारे सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के अंदर ही अप्लाई होते हैं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हम उसको। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए नॉन इनर्शियल फ्रेम का, तो आप सीधा उसको हम इनर्शियल फ्रेम की तरह लॉज लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको सबसे पहले जूडो फोर्स लगाना पड़ता है, तभी न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल है, अदरवाइज हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते न्यूटन के लॉज से। ठीक है, तो उसका एग्जांपल्स लेते हैं कुछ समझने के लिए कि जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो कैसे उसको हम समझे। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया इनर्शियल फ्रेम के अंदर में ग्राउंड या अर्थ का, जो हमारा यूनिवर्सल फ्रेम है, जो हम हर जगह हमेशा लेते हैं, जो कि ग्राउंड या अर्थ है।
तो ग्राउंड या अर्थ को हम कंसिडर करते हैं एक इनर्शियल फ्रेम, हम मानते हैं इसको, ये होता नहीं है, सिर्फ मानते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम है। तो पहली चीज़ तो ये कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम क्यों नहीं है, मतलब एक्चुअली में क्यों नहीं होता, मानते क्यों उसको, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो एक रोटेशनल मोशन में है, वो लगातार रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, जिस वजह से उसके अंदर एक तरीके का नेट फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप अर्थ पे खड़े हैं और अर्थ रोटेट कर रही है तो आप एक सर्कल के अंदर रोटेट कर रहे हैं जिसका सेंटर अर्थ की एक्सिस पे है। जैसे अगर ये एक्सिस है तो आप उसके अंदर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, सर्कल एक्सिस के ऊपर आपका सेंटर होगा जहाँ भी खड़े और सर्कल में रोटेट कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ सर्कल में रोटेट करती है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर भी एक नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जब भी कोई बॉडी अर्थ के ऊपर हम लेते हैं तो एक्चुअली में वो सर्कल में रोटेट कर रही होती है। ठीक है, तो इसलिए उसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जिस वजह से हम उस फ्रेम को नॉन इनर्शियल लेंगे। बट क्योंकि हमारा साइज़ बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मोशन ना के बराबर है, तो वहाँ पे हमारा जो मोशन होता है वो अफेक्ट नहीं करता क्योंकि हमारा साइज़ बहुत छोटा है। तो हम मान सकते हैं कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, एक्चुअली में अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बट क्वेश्चंस के लिए हम सॉल्व करने के लिए अर्थ को मानते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है, तो वो जो उसका रोटेशन है वो हमें अफेक्ट नहीं करता। दूसरा हमने लिया है यहाँ पे जो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं, अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, जैसे यहाँ एग्जांपल लिया मैंने, ये कार 30 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रही है, तो ये जो अब कार के अंदर जो फ्रेम है हमारा पूरा, जैसे कार के अंदर कोई पर्सन बैठा है तो उस पर्सन की जो ऑब्जर्वेशंस होंगी कार के फ्रेम में वो सारी होंगी इनर्शियल फ्रेम की, क्योंकि उसका जो फ्रेम है, कार का जो फ्रेम है पूरा, वो 30 मीटर पर सेकेंड से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, तो कार के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो इनर्शियल फ्रेम की होंगी। यहाँ पे न्यूटन के लॉज इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं इस कार के अंदर। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट एग्जांपल हैं वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। यही सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो उसी पे बेस्ड है पूरा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, तो जैसे अगर कोई, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बस ली हुई है और बस जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है टुवर्ड्स राइट, तो अब ये जो बस का फ्रेम है पूरा, बस के अंदर जो भी इवेंट्स आप देखेंगे या बस के अंदर आप कोई भी सिचुएशन के अंदर लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं, तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर में होंगी, क्योंकि जो आपका फ्रेम है वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक सेकेंड एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप किसी सर्कुलर ट्रैक पे जाते हैं, जैसे कोई व्हीकल है या कोई कार है वो सर्कुलर ट्रैक पे रोटेट से टर्न कर रही है, तो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर आपके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है, और उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जैसे हमने अर्थ का एग्जांपल लिया था। तो अब क्योंकि इसके ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो अब ये जो कार का फ्रेम है, ठीक है, ये जो कार का फ्रेम है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब यहाँ पे इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे हमने पीछे लिया था, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड से टर्न कर रही है, बट क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज कर रही है ड्यू टू द डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है इसका। अभी ये इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है हमेशा, तो ये टेंजेंट हमेशा इसे चेंज करेगा, तो डायरेक्शन चेंज कर रही है तो एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो न्यूटन के लॉज यहाँ पे डायरेक्टली नहीं ला सकते। इसके अलावा एक एग्जांपल लिया हमने जो मैं और डिस्कस करूँगा थोड़ा, वो ये है कि जैसे एक सपोज कि एक लिफ्ट है, ये एक बॉक्स है, उसके अंदर एक पर्सन है ए, और वो फ्री फॉल में है, वो लगातार नीचे गिर रहा है, और फ्री फॉल के अंदर आपको पता है एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटी के बराबर। तो अब इस सिचुएशन में जो हमारा फ्रेम है, ये जो बॉक्स का फ्रेम है, ये अब एक्सेलरेटेड फ्रेम है क्योंकि अर्थ के टुवर्ड्स अर्थ एक्सेलरेट कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो यानी ये हमारा हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। अब इसी सिचुएशन में मैंने दो और ऑब्जर्वर लिए हुए हैं, एक मैंने बी लिया हुआ है और एक सी। तो जो बी है हमारा वो अर्थ के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है, और हमने भी बताया था कि अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम हम मानते हैं उसको, तो यानी बी जो है वो इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, और जो सी है, जो कार है ये, जो कि कौन सी स्पीड से मूव कर रही है, कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये भी एक इनर्शियल फ्रेम में है। तो यानी कि बी एंड सी आर इन इनर्शियल फ्रेम क्योंकि वो अर्थ पे हैं, लेकिन जो ए है हमारा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है ग्रेविटी के साथ। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, कन्फ्यूज़न क्या होती है यहाँ पे, अगर जैसे मैं इस सिचुएशन के अंदर में
अगर मैं ए से पूछूं, ए को मैं पूछूं कि भाई ए तुम्हारे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और तुम्हारा रिएक्शन कितना है, कितना तुम्हारे ऊपर नेट फोर्स लग रहा है और कितना तुम्हारे ऊपर रिएक्शन नॉर्मल लग रहा है, तो अब देखिए उसका आंसर क्या होगा। तो ए का आंसर क्या होगा, अब जाहिर सी बात है वो अपना नेट फोर्स निकालने के लिए या कोई भी दूसरा फोर्स निकालने के लिए न्यूटन के लॉज लगाएगा। तो न्यूटन के लॉज के हिसाब से जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं उन सब का सम होता है बॉडी का मास इंटू में एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये डिराइव करके आता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। बट क्योंकि उसे लगेगा, ए को लगेगा कि वो तो रेस्ट पे है क्योंकि लिफ्ट के अंदर है वो, और लिफ्ट के अंदर तो वो मूव नहीं कर रहा। अब पूरी लिफ्ट मूव कर रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन लिफ्ट के अंदर वो तो मूव नहीं कर रहा है। तो वो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, लिफ्ट के फ्रेम के हिसाब से, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लिफ्ट के फ्रेम के हिसाब से वो रेस्ट पे है, और क्योंकि वो रेस्ट पे है तो उसके फ्रेम के हिसाब से उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स, एक्सेलरेशन उसका 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो उसका नेट फोर्स 0 हो गया। दूसरी चीज़, अगर वो अपना नॉर्मल एक्शन निकालना चाहता है तो वो पहले अपने फोर्सेस देखेगा। तो उसके ऊपर एक ग्रेविटी लग रही है नीचे, एक नॉर्मल एक्शन लग रहा है फ्लोर के जरिए ऊपर, लिफ्ट के फ्लोर से ऊपर लग रहा है, और ये दोनों फोर्सेस उसको बैलेंस मिलेंगे क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो यहाँ से एन जो है वो डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ए के हिसाब से, नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से जब वो देखेगा तो एन जो है वो डब्ल्यू के बराबर आएगा, उसका नॉर्मल एक्शन उसके वेट के बराबर आएगा और नेट फोर्सेस 0 आएंगे। तो ये तो आंसर हुआ ए का। अब कंफ्यूजन क्रिएट होगी जब हम यही सवाल बी या सी से पूछेंगे, क्योंकि बी का फ्रेम तो दूसरा है, बी का फ्रेम तो इनर्शियल है, ग्राउंड है, वो अपने फ्रेम से देखेगा, ग्राउंड के एस्पेक्ट में देखेगा, तो वहां पे आंसर बिल्कुल बदल जाएगा। तो जब यही सवाल बी या सी से पूछा गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई जो पूरा लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी से जो है नीचे डाउनवर्ड जा रहा है फ्री फॉल में। तो क्योंकि पूरा लिफ्ट जा रहा है तो जो लिफ्ट के अंदर चीज़ें हैं उनका भी एक्सेलरेशन जी के बराबर ही होगा। तो ये पर्सन ए हमारा लिफ्ट के अंदर है, तो जब उन्होंने ए का मोशन देखा तो उन्हें क्या दिखा कि ए जो है वो लिफ्ट के साथ जी से एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो यानी कि वो भी सेकेंड लॉ लगाएंगे, नेट फोर्सेस जो है वो एम ए के बराबर होगा। अब पर यहाँ पे ऊपर एन लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, और एन माइनस एम जी अब 0 नहीं है, वो एम ए के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, जी। ठीक है, तो वो अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा उनका, 0। तो बी या सी के हिसाब से जो नॉर्मल रिएक्शन है इस पर्सन का ए का वो 0 है, बट ए के हिसाब से उसका नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट के बराबर था। तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि हम बिल्कुल डिफरेंट आंसर्स में मिलते हैं अलग अलग फ्रेम से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम वही लॉ में लगा रहा हूँ, सेकंड लॉ लगा रहा हूँ मैं दोनों केसेस में, न्यूटन का सेकंड लॉ, बट नॉन इनर्शियल में वो काम नहीं कर रहा है, इनर्शियल में वो काम कर रहा है। ठीक है, वैसे हमें पता है कि फ्री फॉल के अंदर में नॉर्मल रिएक्शन 0 ही होता है क्योंकि फ्री फॉल इज अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। ये एक वेटलेसनेस की स्टेट होती है, आप इसमें वेटलेसनेस फील करते हैं और आपका नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे लगाते हैं जूडो फोर्स। अब यहाँ अगर मैं कंसेप्ट लगाऊंगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर भी हमारा आंसर एग्जैक्ट यही आएगा। अब देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो जूडो फोर्स होता क्या है, जूडो फोर्स एक फिक्शिशियस फोर्स है यानी इमेजिनरी फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम खाली नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर में सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं, ये एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी जो फोर्सेस हैं नॉर्मल रिएक्शन वेट ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इसका यूज क्या होता है ये बता दिया मैंने आपको, इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स सो दैट न्यूटन्स लॉज कैन बी अप्लाइड टू दैट फ्रेम। उस फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का लॉ लग सके इसीलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। बट इसको अप्लाई कैसे करा जाए, हाउ टू अप्लाई, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि जूडो फोर्स इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी पे आप जूडो फोर्स लगाना चाह रहे हैं उसका मास, मल्टीप्लाई में वो जिस फ्रेम के अंदर में है, जिस भी फ्रेम में है, लिफ्ट में है, कार में है, ट्रेन में है, किसी भी चीज़ में, तो उस पूरे फ्रेम का एक्सेलरेशन। और माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है, तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम है उसके अपोजिट फोर्स दिखाना है आपको। यानी अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो जूडो फोर्स ऊपर लगेगा, अगर ट्रेन राइट में जा रही है तो जूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, हमेशा अपोजिट दिखाते हैं। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया और ये डायरेक्शन वगैरह कहाँ से आती है, तो उसकी पूरी डेरिवेशन है, बट उसकी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एंट्रेंस में कंसेप्ट यूज़ होगा तो वहाँ पे डेरिवेशन नहीं पूछी जाती है, तो आपको वहाँ पे वो डेरिवेशन काम की नहीं है। फिर भी अगर आपको ये समझना है डेरिवेशन कैसे आती है, फॉर्मूला कैसे आता है, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में वो बना दूंगा उसके ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब सिचुएशन अप्लाई करने के लिए मैंने एक यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जैसे वही मैंने सेम क्वेश्चन लिया हुआ है कि जैसे लिफ्ट फ्री फॉल में है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है उसका, और ये पर्सन ए है।
अब अगर पर्सन ए से दोबारा मैंने पूछा और उसको पता है कि ज़ीरो फोर्स कैसे अप्लाई करना है, तो वो क्या करेगा, जैसे मुझसे पूछेंगे कि उसका नॉर्मल एक्शन कितना है, तो वो क्या देखेगा कि उसके ऊपर एक ज़ीरो फोर्स लग रहा है, क्योंकि उसका फ्रेम एक्सेलरेशन में है। भले ही उससे लग रहा है कि वो फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, बट पूरा फ्रेम तो मूव कर रहा है। ये तो हम बता सकते हैं उसको कि तुम्हारा फ्रेम मूव कर रहा है नीचे। तो हमने उसे कहा कि तुम्हारा फ्रेम नीचे जा रहा है, तो उसने क्या करा, उसने अपना ज़ीरो फोर्स लगा लिया। ज़ीरो फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रेम नीचे, ज़ीरो फोर्स ऊपर, नेगेटिव की वजह से। तो अब वो क्या देखता है कि क्योंकि वो फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो उसके ऊपर वाले फोर्सेस यानी n प्लस एफ डैश इक्वल होना चाहिए उसके नीचे वाले फोर्स mg के। तो n प्लस एफ डैश इक्वल टू mg। अब एफ डैश क्या होता है, एफ डैश होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। मास किसका, बॉडी का, ध्यान रखिए यहाँ पे, मास किसका, बॉडी का, जिसके ऊपर हम निकाल रहे हैं। पूरे लिफ्ट का मास नहीं लेना हमें, मास सिर्फ उस बॉडी का जिसके ऊपर मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं ज़ीरो फोर्स लगाना चाह रहा हूँ। और एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन पूरे फ्रेम का आएगा, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से पूरा फ्रेम मूव करेगा उसी से उसके अंदर की चीज़ें मूव करेंगी। तो एक्सेलरेशन मैंने फ्रेम का ले लिया ए, डायरेक्शन अपोजिट तो दे ही दिए मैंने, दोनों को ऐड करने पे ये हमारा mg के बराबर आना चाहिए। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये फ्री फॉल में है, तो a g के बराबर होगा। सॉल्व करने पे n कितना आएगा, n हमारा वापस से क्या आ जाएगा, 0। जो आंसर हमारा इनर्शियल फ्रेम में आ रहा था वही अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ रहा है। तो जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़ीरो फोर्स अप्लाई कर दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है, 2 क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, उसके ज़रिए हम समझेंगे कि ये जो कंसेप्ट है ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने प्लेन के ऊपर, आप रीड कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक का मास स्मॉल m दिया हुआ है। इस प्लेन का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इस प्लेन को किस एक्सेलरेशन से इसको राइट साइड में खिसकाया जाए कि ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे। आप अगर इसको प्रैक्टिकली सोचेंगे तो क्या होता है कि जैसे ही आप, ये ब्लॉक है, स्मूथ ब्लॉक है, कहीं फ्रिक्शन नहीं दे रखा है इसमें, तो जैसे मैं इसको जब स्लाइड करूंगा तो ये बॉक्स नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। पर अगर मैं इसको तेजी से स्लाइड करूंगा एक्सेलरेशन के साथ, तो ये ब्लॉक फिर बैलेंस हो जाएगा, नहीं गिरेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम सॉल्व करते हैं इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप ग्राउंड पे खड़े होकर इसको ऑब्जर्व करिए ब्लॉक के मोशन को। तो ग्राउंड पे खड़े रहेंगे तो ग्राउंड कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है, ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम है। तो वहाँ पे आपको इनर्शियल फ्रेम के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ पे ज़ीरो फोर्स नहीं लगाएंगे। बट अगर आप सपोज करिए कि अब यहाँ पे खड़े हैं, आप इस प्लेन पे खड़े हो गए और आप प्लेन पे खड़े होकर इस ब्लॉक को देख रहे हैं, इसके ऊपर फोर्सेस देख रहे हैं, इसका मोशन देख रहे हैं, तो ये जो प्लेन का फ्रेम है, ये प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है पूरा फ्रेम, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यहाँ पे ज़ीरो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन। आप प्लेन पे खड़े हैं। अब क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है, सिचुएशन ही यही है, कंडीशन ही यही है क्वेश्चन के अंदर कि ब्लॉक शुड बी एट रेस्ट, ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे होना चाहिए प्लेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ग्राउंड से देखेंगे तो ब्लॉक मूव करेगा, प्लेन के साथ साथ मूव करेगा, पर प्लेन पे खड़े होकर देखेंगे तो प्लेन के हिसाब से ये रेस्ट पे है, जैसे लिफ्ट वाली प्रॉब्लम थी, सेम टू सेम। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो मुझे ज़ीरो फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, बाकी फोर्सेस क्या क्या है इसके ऊपर, तो ब्लॉक पे एक तो ग्रेविटी लगेगी नीचे mg, यानी यहाँ पे सारे फोर्सेस दिखा रखे हैं डायग्राम में। ये इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल एक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर। नॉर्मल एक्शन के 2 कंपोनेंट बनाएंगे, n sin थीटा n cos थीटा। ठीक है, और ये थीटा एंगल यहीं से लिया हुआ मैंने, n sin थीटा n cos थीटा, ये वाला एंगल थीटा के बराबर होगा। ये अब ज्योमेट्री सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें दिखाना था ज़ीरो फोर्स। अब क्योंकि पूरा फ्रेम इधर जा रहा है राइट में, ज़ीरो फोर्स कहाँ लगेगा, उल्टा लेफ्ट में। और फॉर्मूला क्या होगा उसका, मास ऑफ द ब्लॉक, सिर्फ ब्लॉक, पूरे प्लेन का नहीं। तो ब्लॉक का मास m इंटू में एक्सेलरेशन पूरे फ्रेम का a है, तो m a ज़ीरो फोर्स आ गया, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट आ जाएगी मोशन के। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे है नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से, तो सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो n cos थीटा mg के बराबर आ जाएगा और n sin थीटा ma के बराबर आ जाएगा। और ये इक्वेशंस को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो n से n कट के tan थीटा आ जाता है हमारा a/g, यानी कि a कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया हमारा g tan थीटा। तो g tan थीटा वो एक्सेलरेशन है जिसके साथ अगर मैं इस प्लेन को मूव कराता हूँ तो ब्लॉक हमारा गिरेगा नहीं। ठीक है, ऐसे अब सेकेंड क्वेश्चन लिया है मैंने, थोड़ा डिफरेंट मैंने सिचुएशन ली है इस बार, जिसके अंदर हमें अब यहाँ पे एक कार दिया हुआ है, ये कार जो है वो एक्सेलेरेट कर रही है सामने की तरफ ए एक्सेलरेशन से। तो हमें बताना है कि ये जो पेंडुलम है, ये अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ है स्ट्रिंग के जरिए, ये बॉब है जिसका मास m है। तो ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम
जब बैलेंस हो जाएगी, होता क्या है कि जैसे ही कार स्टार्ट करती है, पिकअप लेती है, एक्सीलरेट करेगी स्टार्टिंग में, तो पिकअप लेने पे क्या होता है, हमारे ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगता है, वो जूडो फोर्स ही है जो हम एक्सीलरेट होने पे पीछे फोर्स महसूस करते हैं, वो जूडो फोर्स होता है हमारा। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जूडो फोर्स जो है वो सिर्फ ऐसे लीनियर मोशन के अंदर नहीं लगता, वो सर्कुलर मोशन में भी लगता है जूडो फोर्स। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे जब सर्कुलर मोशन करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल। आप सबको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है, वो एक इमेजिनरी फिक्शियस फोर्स है, ठीक जूडो फोर्स की तरह। बस ये कि जूडो फोर्स हम अप्लाई करते हैं लीनियर मोशन के अंदर में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, बट जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हम सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक रोटेशन में भी आता है जिसको हम कोरियलिस फोर्स बोलते हैं, बट कोरियलिस फोर्स जो है वो रोटेशन में बहुत आगे आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं यहाँ पे जूडो फोर्स लगेगा इसके ऊपर पीछे की तरफ, क्योंकि कार आगे एक्सीलरेट कर रही है, तो जो पेंडुलम है उस पर पीछे फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से ये जो पेंडुलम है ये एक एंगल पे आकर के ऐसे बैलेंस हो जाता है। ठीक है, जब तक एक्सेलरेशन ए रहेगा ये कार ऐसे बैलेंस रहेगा, अगर एक्सेलरेशन चेंज करेंगे तो ये कार जो है अपना एंगल भी चेंज करेगा। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम देख लेते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। हमें निकालना है थीटा और टेंशन, कितने एंगल पे बैलेंस हो रहा है और कितना टेंशन इस स्ट्रिंग में लग रहा है। तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से, एक तो टेंशन टी स्ट्रिंग में, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में अंदर तक लगता है। हमने पहले बताया था कि टेंशन हमेशा जिस पॉइंट पे लगाना चाह रहे हो अंदर लगेगा स्ट्रिंग की तरफ ऐसे, वहीं पे उसका वेट कहाँ है, वेट हमेशा नीचे mg। तो टी के कंपोनेंट में बनाता हूँ, तो टी का एक कंपोनेंट हो गया कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा, एंगल के साथ वाला कॉस थीटा, सामने वाला साइन थीटा। और जूडो फोर्स एफ डैश कहाँ लगेगा, तो अगर कार आगे एक्सीलरेट कर रही है तो जूडो फोर्स पीछे, और फोर्स होगा कितना, पेंडुलम का मास, फिर से बता रहा हूँ पेंडुलम का मास इनटू में पूरे कार का एक्सीलरेशन। ठीक है, तो बैलेंस कर देते हैं क्योंकि ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है, तो सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। टी कॉस थीटा mg के बराबर आएगा और टी साइन थीटा एफ डैश के बराबर आएगा। जब मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, इक्वेशन को, और डिवाइड करता हूँ, तो टेन थीटा आ जाता है हमारा, वही वापस a/g। अब यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है बट आंसर हमारा सेम आ रहा है। ऐसा होता है कई बार कि अलग अलग सिचुएशन में भी, क्योंकि इक्वेशन सेम बनती है तो हमारा फिर आंसर भी सेम आता है। तो थीटा आ गया tan इनवर्स a/g यहाँ से। और टेंशन कैसे निकालेंगे, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो इससे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कॉमन आके 1 हो जाएगा वो, तो t आ जाएगा हमारे यहाँ से, टी स्क्वायर आ जाएगा ma का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, और जब t निकालना है तो हम रूट कर देंगे इसका। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जूडो फोर्स के कंसेप्ट से। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा जूडो फोर्स का कंसेप्ट कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इसी सीरीज़ में आगे, हम उसमें फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर सर्कुलर मोशन करेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें चैनल को, ताकि और जो बच्चे हैं जिन्हें ज़रूरत है इस वीडियो की उन तक ही पहुँच सके। तो तब तक के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं रोशन फिजिक्स।